चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज हम ताइवान की बहुत बड़ी ताकत दिखाने जा रहे हैं। ताइवान ने हमला करके बता दिया है कि वो चीन को रोकने के लिए उसे कितनी बड़ी चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आज कच्चा चिट्ठा में हम ये बताएंगे कि क्या व्लादिमीर पुतिन का सबसे खतरनाक कमांडर रमजान कादिरोव यूक्रेन से भाग सकता है। लेकिन सबसे पहले ताइवान और चीन के बीच युद्ध के खतरे पर सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ताइवान का वो डायनामाइट जिससे वो ड्रैगन का शिकार करने के लिए तैयार है और इस डायनामाइट में बहुत बारूद है जिसकी चिंगारी बीजिंग पर भी गिर सकती है और इस वक्त चीन का सबसे बड़ा खौफ यही है। सबसे पहले ताइवान का फाइटर जेट आया। इसके बाद ताइवान का अटैक हेलीकॉप्टर आया। फिर ताइवान ने दागी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह है ताइवान का अटैक। एक साथ चारों तरफ से हमला हुआ। चीन की फौज को घेर कर ऐसे हमला होगा ये तो शी जिनपिंग ने भी नहीं सोचा था। ताइवान की सेना की ऐसी आक्रामक कार्रवाई ने चीन को बहुत ज्यादा डरा दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ताइवान ने क्या किया? ताइवान ने किसे टारगेट पर लिया? ताइवान का अगला हमला क्या होगा? इसकी पूरी रिपोर्ट चीन के लिए नया खौफ बन सकती है। सितंबर के ही महीने में बहुत कुछ हो चुका है। सितंबर में ही चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर चुका है। सितंबर में क्या क्या हुआ इसे बहुत गौर से समझिए। 2 सितंबर को अमेरिका ने ताइवान को 9,000 करोड़ के हथियार बेचने का ऐलान किया। 3 सितंबर को चीन ने अमेरिका से रिश्ते और बिगड़ने के साथ ताइवान को युद्ध की धमकी दी। 6 सितंबर को ताइवान ने सबसे बड़ा हमला करके दिखाया जिसमें चीन को रोकने का प्लान साफ नजर आया। ताइवान के टैंकों ने मोर्चा संभाला ताकि समुद्र तट पर उतरने वाले चीन के सैनिकों को वहीं खत्म कर दिया जाए। ताइवान की बख्तरबंद गाड़ियां फौरन मोर्चे पर पहुंची ताकि बचे हुए चीन के सैनिकों पर आखिरी चढ़ाई कर दी जाए। गोले बारूद के इस मुकाबले में ताइवान ने क्या किया इसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि चीन को रोकने के लिए ताइवान के डिफेंस की बहुत बारीक बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ताइवान की तैयारी देखकर आप समझ जाएंगे कि वो चीन को समंदर में भी टक्कर देगा, आसमान में भी उसका सामना करेगा और जमीन पर भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? सबसे पहले देखिए ताइवान का हवाई हमला जिसमें FC के चिंको फाइटर ने बहुत तेज उड़ान भरते हुए ग्राउंड टारगेट पर हमला किया। FC के चिंको ताइवान के पास अपना बनाया हुआ लड़ाकू विमान है। उसके पास ऐसे 130 फाइटर जेट हैं। FC के चिंको 30 साल पुराना ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक के F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके बाद 2 और जहाज शामिल हुए, F-16 और मिराज 2000। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है? उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका के खरीदे गए 140 F-16 के हैं।
यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段。 ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ही ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। इसीलिए तो देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उस देश के छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इनमें सबसे हाई प्रोफाइल हथियार F-16 फाइटर जेट ही कहा जाएगा और ताइवान को इसका आधुनिक वर्जन का बेसब्री से इंतजार है। ताइवान के पास अभी भी F-16 जहाज हैं, वो पुराने हैं और ताइवान को जरूरत है F-16 के ब्लॉक 70 वर्जन की, जिसमें नया रडार, नया कॉकपिट और नया इंजन शामिल है, जो इससे पहले वाले जहाज से कई गुना बेहतर भी है। और चीन के पास इस फाइटर का मुकाबला करने के लिए भले ही लड़ाकू विमान हो, लेकिन उसे ताइवान से जीतने का भरोसा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों बार ऐसा हुआ है जब चीन ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। उसके कई फाइटर एक साथ ताइवान के आसमान में एंटर करते दिखाई दिए और फिर लौट भी गए। जिनपिंग ऐसे हालात बनाकर ताइवान को न सिर्फ भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो जो बाइडेन को भी अमेरिका की हैसियत दिखाना चाहते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका से मांग उठ रही है कि ताइवान को फौरन 66 नए F-16 दे दिए जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान के पास जो F-16 मौजूद हैं, उनकी तादाद 200 के पार पहुंच जाएगी। F-16 एक मल्टी रोल फाइटर है और ये दुनिया का सबसे कामयाब फाइटर माना जाता है। ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। ताइवान पहले से ही ऐसे 140 फाइटर जेट उड़ा रहा है और उसके पायलट इस विमान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। F-16 का सौदा फाइनल हुआ तो ये चीन के लिए बहुत डराने वाली बात होगी। वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका किसी भी तरह के हथियार ताइवान को सप्लाई करे। 无论敌人采取任何的行动，我们都会以最完整的准备、最坚决的意志去抵抗敌人。 चीन को डराने वाली ताइवान की ये मिसाइल देखिए, नाम है जेवलिन। एक बार फिर देखिए इसे कैसे कंधे पर रखकर लॉन्च किया गया। जेवलिन वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज भी कर रही है और फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब कीव पर चढ़ाई रोकने में इस मिसाइल का बहुत बड़ा रोल था। यूक्रेन का दावा है कि रूस के बॉर्डर से लेकर कीव की चौखट तक रूस के सैकड़ों टैंक खत्म कर दिए गए थे और तब काउंटर अटैक में जेवलिन की बहुत बड़ी भूमिका थी। तब लगा था कि पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका को भी इस मिसाइल के लिए दुनिया भर से ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ने लगी। अमेरिका ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन पहुंचाई थी। यूक्रेन में जेवलिन का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। शुरुआती दिनों में ही जब यूक्रेन ने 300 जेवलिन फायर की
तो इसने 280 रूसी टैंक या बाकी बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त कर दी थी। अब तो यूक्रेन का दावा है कि वो एंटी टैंक मिसाइलों से रूस की हजारों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और मिलिट्री व्हीकल तबाह कर चुका है। इसमें ज्यादातर हमले जेवलिन से ही किए गए हैं। जेवलिन अमेरिका की ही मिसाइल है जो चीन को भी बड़ा झटका दे सकती है। अभी अमेरिका में जिन बड़े हथियारों को ताइवान को फौरन सप्लाई करने की बात कही जा रही है, उनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा लगा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्राम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकता है। ताइवान के युद्धाभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर की फायर पावर भी दिखाई दी थी। ये ताइवान के पास ऐसी मशीन है जो युद्ध के दौरान चीन की फौज को समुद्री तट पर उतरने से रोक देगी। देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर कैसे अपनी 30 मिलीमीटर की गन से दुश्मन को निशाना बना रहा है। इस हेलीकॉप्टर में ऐसी 1200 गोलियां लोड होती हैं, जो दुश्मन की इन्फेंट्री फॉर्मेशन को आराम से खत्म कर सकती हैं। अब अपाचे हेलीकॉप्टर के रॉकेट देखिए। 70 मिलीमीटर के ये रॉकेट दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखते हैं। ताइवान के पास ऐसे करीब 29 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन अब उसको ऐसे ही और हेलीकॉप्टर दिए जाने की मांग अमेरिका में भी तेज हो चुकी है। अब देखिए ताइवान की एक और बड़ी डिमांड, यानी M1A1 एब्राम टैंक। ये टैंक गजब का है। ये अमेरिका का मेन बैटल टैंक है। इसकी फायर पावर का कोई मुकाबला नहीं है। इन दोनों का खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया, और अब ये यूरोप में नेटो की फ्रंटलाइन फोर्स का भी सबसे आक्रामक हथियार माना जाता है। अगर ये टैंक ताइवान को मिलता है तो ऐसे तमाम मोर्चों को हैंडल कर सकता है जहां चीन अपनी फोर्स को ताइवान की जमीन पर उतार सकता है। 67 टन की ये भारी भरकम मशीन जब चलती है तो युद्ध में मौजूद सैनिकों को एक अलग भरोसा देती है। अमेरिका का ये टैंक 120 मिलीमीटर की गन से लैस है। इस टैंक में 42 गोले रखे जा सकते हैं। M1A1 एब्राम टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलता है, और ये फुर्ती इसे दुश्मनों का निशाना बनाने से भी बचाती है। इस टैंक का कवच भी बहुत मजबूत है, और अब तो अमेरिका में जो नए वर्जन के ऐसे टैंक शामिल किए जा रहे हैं, उनमें APS यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, ताकि दुश्मन की मिसाइल से ये बचा रहे। ताइवान अमेरिका से ऐसे 102 टैंक लेना चाहता है। जब ये टैंक सप्लाई होंगे तो जमीन पर भी ताइवान की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। 身为三军统帅，我对中华民国国军每一位官兵展现出自我防卫坚定信念和能力感到无比的敬佩。 चीन ने ताइवान को घेरा हुआ है, लेकिन ताइवान भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। उसने अपनी आर्टिलरी पावर को भी एक्टिव रखा हुआ है। कोस्टल डिफेंस यानी अपने समुद्री किनारों पर चीन की सेना को उतरने से कैसे रोकना है, इसकी लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। ताइवान ऐसी ड्रिल दिन में ही नहीं कर रहा, बल्कि रात में भी उसकी ये प्रैक्टिस जारी है, और उसकी फौज इस वक्त हर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार कर दी गई है। ऐसे में युद्ध होने पर अगर ताइवान ने चीन को नाकों चने चबवा दिए तो चीन कुछ ऐसा भी कर सकता है जिसमें परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए। चीन अमेरिका से लेकर जापान तक और ताइवान को भी परमाणु हमले की धमकियां पहले ही दे चुका है। ऐसे में यूक्रेन के बाद ताइवान दुनिया का हॉट ग्राउंड बन चुका है, जिसे लेकर दो सुपर पावर किसी भी वक्त टकरा सकते हैं। ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका को इस युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, नहीं तो यूक्रेन को लेकर उसकी गिरी हुई साख हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक में पहुंच जाएगी।
लिहाजा वो ताइवान को लगातार हथियारों की मदद दे रहा है और चीन इसी बात से परेशान है। चीन के खिलाफ ताइवान की तैयारी आपने देख ली। अब आपको चीन के यार पुतिन की हार वाले खौफ पर सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में यूक्रेन के काउंटर अटैक से यह युद्ध 180 डिग्री बदल गया है। पुतिन की सेना कई मोर्चों पर पीछे हटने को मजबूर हो गई है। खार्किव पर कब्जा करने की चाह से पहले रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन पुतिन को दूसरा बड़ा शॉक उनके सबसे खूंखार सिपह सालार रमजान कादिरफ ने दिया है। कादिरफ ने भी हथियार डालने का मन बना लिया है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या विंटर वाले युद्ध में पुतिन की हार होने वाली है। आखिर क्यों कादिरफ के यूक्रेन छोड़ने की चर्चा जोरों पर है? जवाब जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। ऑपरेशन खार्किव का सबसे बड़ा असॉल्ट दुनिया के सामने सबसे क्रूर हमलों का गवाह बन रहा है। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस ने जंग फिर तेज कर दी है। खार्किव के लिए जब पुतिन की सेना ने किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया, तो यूक्रेन ने भी खार्किव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के उस वेयरहाउस को ही उड़ा दिया है जहां रूस ने अपने S-300 मिसाइल जमा कर रखे थे और वहीं से खार्किव पर लगातार मिसाइल स्ट्राइक कर रहा था। Сьогодні хороший результат у наших повітряних сил. Збиті калібри, ударних гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати усім нашим захисникам, захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці сьогодні і завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для усіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. रूस ने खार्किव पर जब से हमले तेज किए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में सवाल किए जा रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की के एक और बड़े शहर खार्किव पर कितने दिनों में रूस का कब्जा हो जाएगा। इस ऑपरेशन की कुछ बहुत सी सीक्रेट वीडियो भी सामने आए हैं, जिसने डॉनबास के सबसे बड़े शहर खार्किव की जंग को अब अचानक और तेज कर दिया है। रूस खार्किव पर रॉकेट से लगातार निशाने लगा रहा है। रूस की मिसाइलें खार्किव में गिर रही हैं, मकान तबाह हो रहे हैं। खार्किव का आसमान आग और धुएं के गुबार में काला पड़ा हुआ है। 3 дні окупаційні війська сказились, так можна сказати, і наносять дійсно, що з перших днів війни не було випущено, скажімо, та кількість зарядів, яку зараз за 3 дні вони вистріляли по нашим населеним пунктам нашої громади. І вражаючи те, що сьогодні вночі ворог застосував касетні чи фосфорні заряди по цивільній інфраструктурі. खार्किव कीव के बाद ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा किला है, जिस पर रूस का झंडा फहराने के लिए पुतिन की फौज 24 घंटे ऑपरेशन चला रही है। पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध मारियोपोल और सेवेरोडोनेस्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए हैं। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसोन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवेरोडोनेस्क पर भी कब्जा करने के लिए पुतिन को महज 29 दिन लगे, जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था। दुनिया ने मारियोपोल की तबाही देखी,
ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे। दुनिया ने लुहांस्क और डोनेत्स्क शहर पर हमले भी देखे, जहां पहले से ही रूस समर्थित विरोधियों का दबदबा रहा है। दुनिया ने दक्षिण की तरफ खेरसोन और ज़पोरिज़िया पर रूस की चढ़ाई देखी। चर्निव पर रूस के हमले भी देखे, जहां रूस की बहुत तेज कार्रवाई ने पूरे यूरोप को चौंका कर रख दिया। Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всім європейцям. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі. Перше – наша єдність, єдність у захисті від держави-терориста. Друге – посилення нашого власного тиску на Росію. І це і посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії. दुनिया अब ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े शहरों में से एक और डॉनबास के सबसे बड़े आर्थिक सेंटर खार्किव पर पुतिन के हमले देख रही है, जिसमें अचानक आई तेजी से अब ये साबित हो गया है कि रूस अब इसे बहुत जल्द ही ज़ेलेंस्की से छीनना चाहता है। खार्किव को लेकर ज़ेलेंस्की की मुश्किल क्या है और पुतिन के लिए आसानी क्या है, इसका जवाब आपको मैप पर मिल जाएगा। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और खार्किव पर अटैक रूस के लिए कितना आसान है। खार्किव पर पहले भी रूस ने हमला किया था, एक बार नहीं बार बार किया था। पहले राउंड का युद्ध फरवरी और मार्च में हुआ, दूसरे राउंड का युद्ध जून और जुलाई में हुआ, और अब लगता है कि सर्दी शुरू होने से पहले ही रूस लास्ट राउंड की जंग छेड़ करके खार्किव पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। जिस वक्त यूक्रेन युद्ध शुरुआती दौर में था, तब कीव के साथ खार्किव ने भी पुतिन के सामने ऐसी चुनौती पेश की थी कि पुतिन का सारा स्पेशल ऑपरेशन खटाई में जाने लगा। पुतिन ने खार्किव पर लगातार मिसाइल से हमले किए, खार्किव पर लगातार एयर स्ट्राइक की, लेकिन वो ज़ेलेंस्की के इस शहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। याद कीजिए, जब भारत ने सैकड़ों छात्रों को खार्किव से ही सुरक्षित निकाला था, तब खार्किव पर रूस की बमबारी से बहुत दहशत थी, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस शहर का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन अब डॉनबास में अपना मोर्चा मजबूत करके पुतिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन की सेना इस वक्त खार्किव पर हवाई हमले के लिए 2 बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। इनमें से एक है कमोव 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। Mi-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती हैं। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। खार्किव पर बमबारी की जो तस्वीरें मिल रही है, उससे यूक्रेन की फौज का हौसला शुरू में भले ही टूटता हुआ नजर आया, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की सेना खार्किव में फुल स्विंग के मूड में आ चुकी है। रूस के रॉकेट लॉन्चरों पर निशाना साधकर उसे तबाह किया जा रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन का घेरा बढ़ता जा रहा है। खार्किव की जंग में पुतिन की फौज बहुत जालिम साबित हो सकती है। Стало це мінімум 5 прильотів. Я мешкаю тут поруч в будинку. Мій будинок частково зруйновано. Школа моєї доньки, яка вчилася в 5-й школі, вона частково школа зруйнована. Гаражі частково зруйновані, магазини взагалі всі зачинені. Це був саме центр міста, де були студенти, де жодного вільного місця неможливо було там знайти в оренду навіть. Ось зараз це все закрито, це зруйновано, це пустеля. Ось, і це, звичайно, дуже прикро, що це все ще відбувається на очах у всього світу. रूस का हमला कितना घातक होने वाला है, इसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें रिहायशी इलाकों पर ऐसे ऐसे बम गिराए जाने का पता चला था जो एक तरह से वॉर क्राइम कहा जा सकता है। यह है रूस का FAB-500 बम। ये 500 किलो का बम है, जो खार्किव के एक अपार्टमेंट पर गिरा था, लेकिन फटा नहीं। इस बम को बहुत ही सावधानी के साथ हटाया गया, और इस दौरान भी ये फट जाता तो ये बिल्डिंग पूरी तरह ढह जाती।
रूस के इस बम ने पुतिन के साथ बेवफाई दिखाई। किसी ने इसे पुतिन का धोखेबाज बम कहा, तो कहीं इसे पुतिन का पाखंडी बम कहकर भी बुलाया गया। ऐसी टिप्पणी अलग बात है, लेकिन इस बम से होने वाली तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पुतिन के बम धोखा देते हैं तो तबाही भी बहुत ज्यादा मचाते हैं। इसका सबसे खतरनाक रूप दुनिया खार्किव के 250 किलोमीटर पश्चिम में एक बड़े शहर क्रमनचुक में देख चुकी है, जहां मॉल पर हुए मिसाइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र की भी नींद खुल चुकी है। रूस के KH-22 मिसाइल को नेटो किचन मिसाइल भी कहता है। उसके हमले ने यूक्रेन युद्ध के सबसे भयानक चेहरे को दिखाया। इस मिसाइल हमले में क्रमनचुक का एक मॉल पूरी तरह तबाह हो गया, कई लोग मारे गए। ज़ेलेंस्की के इस हमले के लिए रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की, तो वहीं रूस ने कहा कि हमला तो नेटो से मिले हथियारों के गोदाम पर हुआ था और वहां के शोले करीब मौजूद मॉल तक पहुंच गए। Вчера все средства массовой информации на Западе взорвались видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जिसमें रूस की मिसाइल KH-22 साफ-साफ मॉल पर गिरती हुई नजर आ रही थी। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसके बाद लगी आग बुझाने में कई घंटे लग गए। Завершити це звернення одним з таких доказів, щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту. Ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। इसका मतलब है कि वो यूक्रेन के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर ही अटैक करेंगे, लेकिन जंग की बंदूक और उससे निकली गोलियां दुनिया के नियम कायदों से बाहर निकल जाती हैं, तब चाहे दुश्मन सैनिक हो या सिविलियन। शायद रूस की फौज ये बार बार भूल रही है और यही खतरा खार्किव में नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले बुचा में नरसंहार, इसके बाद मारियुपोल में थिएटर पर मिसाइल हमला और अब क्रमनचुक में शॉपिंग मॉल पर मिसाइल का हमला। आप मैप पर क्रमनचुक शहर को देखेंगे तो पाएंगे कि कीव से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये शहर नाइपर नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ हमले का मतलब है पुतिन डॉनबास से आगे बढ़कर ज़ेलेंस्की की राजधानी को कहां-कहां से घेरने की तैयारी में है। यूक्रेन का खार्किव शहर बड़े खतरे से जूझ रहा है। खार्किव पुतिन से बचेगा या रूस के कब्जे में जाएगा, ये यूक्रेनी सेना के पलटवार पर तय है, क्योंकि यूक्रेन की सेना के लिए अभी चुनौती खार्किव है, जहां अब भी यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। लेकिन ये झंडा यहां कब तक मौजूद रहेगा, ये युद्ध का नतीजा ही तय करेगा। कीव में संसद की इमारत पर उनका झंडा अब भी लहरा रहा है और शायद यही उनके लिए राहत की सबसे बड़ी वजह भी है। लेकिन अगर खार्किव उनके हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। पुतिन की फौज का दावा है कि वो सर्दी में युद्ध का एक बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है, जो यूक्रेन पर बहुत ज्यादा भारी साबित होगा। दुनिया में एक और मोर्चे यानी यूरोप के फ्रंट पर खुद को बचाने के लिए देशों ने नया तरीका निकाल लिया है। स्वीडन ने रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी है। उसको बरसों पहले बनाया गया एक खास प्लान रेडी कर दिया गया है। स्वीडन का यह प्लान इतना बेमिसाल है कि खुद अमेरिका भी इसका कायल हो चुका है। कच्चा चिट्ठा में आपको बताएंगे कि आखिर स्वीडन का यह खास प्लान है क्या और स्वीडन कैसे अपने इस प्लान की बदौलत रूस को हराएगा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
यूक्रेन जंग ने बढ़ाई पुतिन की परेशानी। रूस के पड़ोसी मुल्कों ने थामा अमेरिका का हाथ। रूस से जंग के लिए स्वीडन है तैयार। स्वीडन का बॉस 90 प्लान। इससे पहले हम आपको स्वीडन के बॉस 90 प्लान के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये साबित कर रही हैं कि स्वीडन भी रूस के खिलाफ अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। जंगल के एक सुनसान इलाके में एक खुफिया बेस की ओर बढ़ता एक सैन्य वाहन, दूसरी तरफ एक लड़ाकू विमान को हथियारों से लैस करते कुछ सैनिक। इस दौरान वो विमान पर अलग अलग मिसाइलें लोड करते देखे जा सकते हैं। इसके बाद इस विमान के कॉकपिट में एक पायलट बैठता है और उसे विमान को उड़ाने का ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। विमान एक छोटे रनवे की तरफ बढ़ता है और महज 600 मीटर के एक शॉर्ट रनवे से उड़ान भरता हुआ अपने मिशन की तरफ निकल जाता है। ये स्वीडन की वायुसेना का लड़ाकू विमान JAS-39E ग्रिपेन है और अपने इस घातक विमान के दम पर ही स्वीडन की वायुसेना का कहना है कि वो हमेशा कॉम्बैट रेडी है। यानी JAS-39E ग्रिपेन स्वीडन की वायुसेना का वो घातक हथियार है जिसका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ जंग की सूरत में करेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि हम आपको स्वीडन की वायुसेना के सबसे घातक माने जाने वाले लड़ाकू विमान का वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल स्वीडन ने रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी है और रूस से जंग लड़ने के लिए एक खास रणनीति भी तैयार की हुई है। स्वीडन ने अपनी इस रणनीति को बॉस 90 का नाम दिया है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक स्वीडन की ये रणनीति बेमिसाल है और वो खुद भी स्वीडन की इस रणनीति की कायल है। अमेरिका के मुताबिक स्वीडन के एस यानी एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। स्वीडन ने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद साल 1950 में रूस और अमेरिका के बीच छिड़े शीत युद्ध के दौरान अपने बॉस 90 प्लान पर काम करना शुरू किया था। उस दौर में स्वीडन ने अपने इस प्लान का नाम बॉस 60 रखा था। बॉस 90 का मकसद जंग की सूरत में अपने दुश्मन के खिलाफ अपनी वायुसेना का बेहतर इस्तेमाल करना है। बॉस 90 के तहत स्वीडन ने अपने देश में कई छोटे छोटे एयरबेस तैयार किए। बॉस 90 प्लान के तहत ऐसी सड़कें तैयार की गई जिनसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सके। इसके अलावा बॉस 90 प्लान के तहत हर एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की एक ही स्क्वाड्रन रखी गई। बॉस 60 प्लान को दुश्मन देश के परमाणु हमले से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन 70 और 80 के दशक में रूस के Su-24 लड़ाकू विमानों के हमले से बचने के लिए स्वीडन ने अपने प्लान को अपग्रेड कर बॉस 90 कर दिया। अपने प्लान के तहत स्वीडन ने ऐसे जंगी विमान विकसित किए जो शॉर्ट रनवे से उड़ान भर सके। शीत युद्ध के दौरान स्वीडन ने रूसी आक्रामकता को देखते हुए खुद को किसी भी सैन्य गुट से अलग थलग रखा। उस दौर में स्वीडन के सामने नेटो में शामिल होने के कई प्रस्ताव आए, लेकिन बावजूद इसके स्वीडन गुट निरपेक्ष बना रहा। इसी दौरान स्वीडन ने अपनी हिफाजत और सुरक्षा के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। दरअसल स्वीडन ने अपनी वायुसेना के लिए ग्रिपेन लड़ाकू विमान को विकसित किया और आज की तारीख में ग्रिपेन का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में किया जाता है। स्वीडन में बने फाइटर जेट ग्रिपेन को बजट फाइटर जेट कहा जाता है।
JAS-39E ग्रिपेन 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। JAS-39E ग्रिपेन सिंगल सीटर जंगी विमान है। इसकी लंबाई 49.10 फीट, विंग स्पैन 28.3 फीट और ऊंचाई 14.9 फीट है। JAS-E ग्रिपेन एक बार में 7200 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकता है। JAS-39E ग्रिपेन 2460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ग्रिपेन 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। JAS-39E ग्रिपेन आधा किलोमीटर के रनवे से टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसमें कुल 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पर अलग अलग मिसाइलें और बम फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा JAS-39E ग्रिपेन 27 mm के माउजर रिवॉल्वर कैनन से लैस है जो प्रति मिनट 120 राउंड फायर करता है। इतना ही नहीं, JAS-39E ग्रिपेन आधुनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 200 दिन पूरे होने वाले हैं और यूक्रेन जंग की वजह से पूरे यूरोप में तनाव चल रहा है। दरअसल रूस के आक्रामक रुख को देखकर रूस के दो अहम पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का फैसला भी कर चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड के इस फैसले ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परेशानी बढ़ा दी है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में नेटो देशों की फौज ने रूस की सरहदों के नजदीक डेरा जमाया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके रूस ने भी यूक्रेन मुद्दे पर न झुकने की कसम खाई हुई है। अमेरिका भी रूस पर दबाव डालने के इरादे से रूस की सरहद के नजदीक बाल्टिक सागर में लगातार अलग अलग युद्धाभ्यासों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका के इस युद्धाभ्यास में अब स्वीडन की फौज भी खुलकर हिस्सा ले रही है। स्वीडन की वायुसेना के मुताबिक वो अमेरिकी जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास में दुश्मन के ठिकाने पर प्रभावी हमला करने तक कोऑर्डिनेशन, कनेक्शन और स्वीडिश एयर स्पेस में एस्कॉर्ट करने का अभ्यास कर रही है। स्वीडन की वायुसेना का कहना है कि ऐसे अभ्यास से उसकी रक्षा क्षमता में इजाफा होगा। इतना ही नहीं, स्वीडन अब खुलकर रूस के खिलाफ सामने आ चुका है और यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। Both of our governments, along with many other European countries, have taken historic decisions to send military support to Ukraine and to strengthen our own defense. Russia cannot win this war. It is important for Ukraine and it is important for Europe. And for as long as the war continues, we must stand firm and united in our support of Ukraine. स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन के मुताबिक रूस के आक्रामक रवैये के चलते उस पर विश्वास करना मुश्किल है। लिहाजा स्वीडन ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ही नेटो में शामिल होने का फैसला किया है। It is clear that we have entered a new and more uncertain geopolitical reality. We will not come back to where we were before the war. And in this context, Sweden and Finland decided to apply for membership in NATO. And Germany has been by our side throughout this process. First by expressing security assurances during the process, and then by being one of the first countries to ratify our and Finland's membership applications. दरअसल बाल्टिक सागर से सटे 8 देशों में से स्वीडन और फिनलैंड को छोड़कर बाकी तमाम देश यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देश हैं। और फिलहाल यूक्रेन जंग की वजह से इन तमाम देशों के संबंध रूस से तल्ख चल रहे हैं। इसके अलावा फिनलैंड और स्वीडन रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, पिछले कुछ वक्त से इस इलाके में अमेरिकी नौसेना भी लगातार रूस के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर वॉर ड्रिल कर रही है। यानी अमेरिका रूस को ये साफ पैगाम देना चाहता है कि वो भी जंग के लिए तैयार है। Seeking to join NATO, Finland and Sweden are making a sacred commitment that an attack against one is an attack against all. It's Article 5 of the Washington Treaty and the core, the very core of our alliance. And our allies committed to Article 5 and is stronger than ever, that commitment. The only time in history Article 5 has been invoked was on 9/11 when the United States was attacked. And all our allies rallied to our side. The United States will never forget that. दरअसल अमेरिका रूस ही नहीं, चीन की भी नकेल कसने के लिए अपने सहयोगी देशों के संपर्क में है। इसी बीच आसियान समूह के एक देश फिलीपींस का कहना है कि अगर ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन के बीच जंग होती है तो वो अमेरिका की फौज को उसके मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने देगा। यानी फिलीपींस ने ये ऐलान किया है कि वो चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा। इतना ही नहीं, फिलीपींस का तो ये भी कहना है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर फिलीपींस में नए मिलिट्री बेस बनाने पर विचार भी कर रहे हैं। यानी अमेरिका फिलीपींस में चीन के खिलाफ नए आर्मी बेस बनाएगा और यकीनन ये खबर चीन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। दुनिया के दो अलग अलग छोर से जो तस्वीर सामने आ रही है वो इस हकीकत की तस्दीक कर रही है कि फिलहाल अमेरिका रूस और चीन पर लगाम कसने के लिए एशिया से लेकर यूरोप तक अपनी किलेबंदी को मजबूत करने में जुटा हुआ है।